डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे। टॉपिक था कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन मेजर करने के बहुत सारे मेथड, जिनमें से हम कल 3 टॉपिक्स के बारे में बात कर चुके थे। मास परसेंटेज, किसी सॉल्यूशन का कैसे कैलकुलेट करोगे, डिफरेंट कंपोनेंट्स का वॉल्यूम परसेंटेज, डिफरेंट कंपोनेंट्स का कैसे कैलकुलेट करोगे, और किसी भी कंपोनेंट का पार्ट्स पर मिलियन के ऊपर हमने बात कर लिया था। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक हम बहुत इंपॉर्टेंट उन टर्म्स के बारे में बात करेंगे जिनको हम कॉमनली कंसंट्रेशन को मेजर करने में इस्तेमाल करते हैं। और वो टर्म्स है हमारे लिए कंसंट्रेशन को मेजर करने के, दैट इज मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी। These are much more important topic than the previous class. उस क्लास में हमने बात किया कंसंट्रेशन मेजर करने के, वो बहुत जनरल चीजें थी। हमारे लिए जो मेजर टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इस चैप्टर के अंदर वो ये 4 टर्म है जिनके बारे में हमें 1 बाय 1 बात करना है, राइट। तो आगे जाने से पहले, क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन पढ़ना है, तो आप लोगों का फ्रैक्शन को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और फ्रैक्शन बहुत आसान सी चीज है कि मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स किसी भी क्लास के अंदर मौजूद हैं और उनमें से हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड कबड्डी, राइट। और 10 स्टूडेंट्स क्रिकेट को पसंद करते हैं, 8 स्टूडेंट्स फुटबॉल को पसंद करते हैं, राइट। और भाई 8 स्टूडेंट्स ही बास्केटबॉल को पसंद करते हैं और 4 स्टूडेंट आपके कबड्डी को पसंद करते हैं। अब क्वेश्चन आ रहा है कितने फ्रैक्शन स्टूडेंट क्रिकेट पसंद करते हैं, तो आपको जी जो क्रिकेट को पसंद करते हैं उसको टोटल से डिवाइड कर दीजिए। 1/3 स्टूडेंट क्रिकेट पसंद करते हैं, क्लियर, ओके। फुटबॉल को पसंद करने वाले स्टूडेंट 8/30 फुटबॉल वाला पार्ट अपन टोटल पार्ट। बास्केटबॉल को पसंद करने वाले 8/30 एंड कबड्डी को पसंद करने वाले 4/30। दिस इज द पार्ट। और फिर इन सब का अगर आप ऐड करोगे, आप ध्यान रखना किसी भी एक कंपोनेंट के सभी फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 आता है। फ्रैक्शन को लेकर आपका आइडिया क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास ये कोई भी फूड आइटम है, ये एक पिज्जा है, राइट, और इसके आपने इतने पीसेस रखे हैं, राइट। मान लीजिए ए को 2 पीसेस मिल गए, बी को 1 पीस मिल गया, सी को 3 पीसेस मिल गए। सो द फ्रैक्शन ऑफ ए इज 2/6. The fraction of B, yes, then definitely it is 4/6. So sum of the fraction of these two is 6/6, and 6/6 is that is 1. So fraction को लेकर पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि किसी भी एक कंपोनेंट के डिफरेंट फ्रैक्शंस का सम हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है। फ्रैक्शन की वैल्यू मैथमेटिकली 0 से कम नहीं हो सकती है। किसी भी चीज के फ्रैक्शन की वैल्यू, मैथमेटिकल फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि सर -1/2 भी तो लिखते हैं, किसी भी चीज का -1/2 पार्ट नहीं हो सकता है। अब ध्यान रखिए, किसी भी चीज का -1/2 पार्ट नहीं हो सकता है। कोई कहे कि आपके पास जितना आइटम है उसमें से -1/2 मुझे दे दो, तो फिर डांट लगा देना कि भाई ये कैसे दे देंगे आपको, ये पॉसिबल नहीं है, राइट। दूसरी तरफ किसी भी चीज के फ्रैक्शन का पार्ट 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। कोई कहे भाई तेरे पास एक टॉफी है, इस एक टॉफी में से 1.5 टॉफी मुझे दे दे, 1.5, 3/2, फिर डांट लगा देना भाई 3/2 कैसे दे देंगे, 1 ही टॉफी है तो फिर 1.5 कैसे दे दिया जाएगा, क्लियर हो गया। तो किसी भी एक कंपोनेंट के जितने फ्रैक्शंस बनते हैं उन फ्रैक्शंस की वैल्यू 0 to 1 ही मिलेगी आप लोगों को। अगर किसी चीज का फ्रैक्शन 0 है, किसी एक कंपोनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में से किसी चीज का फ्रैक्शन 0 है, इसका मतलब समझ लीजिए वो चीज वहां मौजूद नहीं है। अगर फ्रैक्शन का वैल्यू 1 है, इसका मतलब समझ लीजिए कि पूरा का पूरा वही चीज मौजूद है वहां पे, राइट। और किसी भी चीज के फ्रैक्शन का वैल्यू आपको पता है 0 to 1 मिलेगा, तो वो उसका कंपोनेंट का पार्ट है। तो फ्रैक्शन को लेकर आइडिया क्लियर है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स को 1 by 1। पहले हम मोल फ्रैक्शन पे ही बात करते हैं। बहुत इजी टॉपिक है मोल फ्रैक्शन, राइट। और मोल फ्रैक्शन को लेकर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। एक सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से मिला के बनाया, ए एंड बी, और दोनों ने मिलकर सॉल्यूशन को तैयार किया, राइट। अब ए कंपोनेंट जो है वो मान लीजिए आपका
50 ग्राम लिया, बी कंपोनेंट जो है वो 60 ग्राम लिया और दोनों को मिला के क्या बना दिया, सॉल्यूशन। अब प्रश्न आता है कि भाई ए का मोल फ्रैक्शन बताओ, तो आप कहो जी पहले ए के नंबर ऑफ मोल बताइए, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए गिवन मास अपॉन मोलर मास, जो भी इसका मोलर मास होता। बी का नंबर ऑफ मोल निकालिए, बी का गिवन मास अपॉन बी के मोलर मास, जो यहां फॉर्मूला होता। और फिर मोल फ्रैक्शन निकालना होता तो क्या करते हैं, ए के मोल को टोटल मोल से डिवाइड कर देते। वहां भी तो आप फ्रैक्शन में यही कर रहे थे, एक के पार्ट को टोटल पार्ट से डिवाइड कर रहे थे, यहां भी आप फ्रैक्शन में क्या करोगे, जिस चीज का पार्ट अपॉन टोटल पार्ट, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। चलिए बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन लिख देता हूं बोर्ड पे, कि सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 40 ग्राम NaOH in 360 gram of water. Calculate the mole fraction of each component. So you know it is solute and B, and that is solvent, and this component is A, right? So given mass of solute WB 40 gram, molar mass of solute NaOH 23, 16 or 1, that is 40 gram per mole. Point is clear, right? So number of moles of B given mass upon molar mass, that is 1, right? चलिए solvent पे आ जाइए, given mass of solvent that is 360 gram, molar mass of solvent Ma that is H2O, 2 हाइड्रोजन का 2 और 1 ऑक्सीजन का 16, so it is 18 gram per mole. So number of moles of A that is given mass upon molar mass, so it is 20. लेकिन नंबर ऑफ मोल नहीं है हमारा टॉपिक, हमारा टॉपिक क्या है, मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बी का मोल फ्रैक्शन, तो बी का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो एक्चुअली मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इट इज mole fraction is defined as the ratio of number of moles of that component to the total number of moles. So number of moles of B upon total number of moles. So B के मोल यहाँ पर 1 है और total number of moles 1 और 21 है। The second one is mole fraction of A. It is the ratio of mole fraction of that component, yes, to the total number of moles. और आप सबको पता है दोनों के मोल फ्रैक्शन का जोड़ 1 ही आना है, 1 upon 21, 20 upon 21. So that is very simple part. आप लोग कर सकते हो। हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें हम मोल फ्रैक्शन के ऊपर बात करेंगे, राइट? आप ध्यान दीजिएगा कि एक बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन है इसका मतलब उसके दो कंपोनेंट है, ए और बी, राइट? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए मान लीजिए 0.6 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी हमसे पूछा है। तो अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो कंपोनेंट ही दो है भाई, अब कंपोनेंट ही दो हैं तो फिर दोनों के मोल फ्रैक्शन का जोड़ 1 आएगा। सो लिखिएगा वी नो व्हाट, नो मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कंपोनेंट इज 1 and mole fraction of one component 0.6 is given, so it is xb 1 minus 0.6, so it is 0.4 the mole fraction of the second component. Point clear? Okay. अगर मान लीजिए एक सॉल्यूशन पर ये लिखा है a solution is made up by 3 component A, B and C. The mole fraction of component A is 0.1, the mole fraction of component B is 0.2. What will be the mole fraction of component C? So आप कहोगे कि we know the mole fraction of all 3 component have sum equal to 1. Put the value of XA 0.1, put the value of XB mole fraction of B. So XC थर्ड का मोल फ्रैक्शन आप लोग निकाल लीजिएगा। So XC is equal to 1 minus 0.3, so XC is equal to 0.7. That's your part. Point clear है? Okay. एक टीचर ने 3 स्टूडेंट्स को मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला कि भाई आप लोग मोल फ्रैक्शन निकाल के लाइए किसी भी एक सॉल्यूशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स का। सॉल्यूशन 1 माइनस 0.5, स्टूडेंट 1 का रिजल्ट, स्टूडेंट बी का रिजल्ट 1.5, स्टूडेंट सी का रिजल्ट 5/2, राइट? तो एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट होने के नाते आप किस कंक्लूजन पे पहुंचोगे इन रिजल्ट के आधार पे? आप कहोगे भाई ए का रिजल्ट गलत है, 0 से लेस नहीं हो सकता, बी का रिजल्ट गलत है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है कभी भी मोल फ्रैक्शन का वैल्यू। क्या हो गया? 5/2, it is again 2.5, it is again more than 1. So all the results
कैलकुलेटेड बाय ए, बी एंड सी आर रॉन्ग इन दिस केस। तो मोल फ्रैक्शन को लेकर आइडिया क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। तो आगे हम क्वेश्चंस पे बात करेंगे मोल फ्रैक्शन को लेकर। अब हमारा अगला जो टर्म है, तीन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी, राइट। और समझिए ध्यान से हमें करना क्या है। हम सबको पता है भाई कि सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अगर आपको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम, पर लीटर सॉल्यूशन में चेक करने हो, तो फिर जो कंसंट्रेशन की टर्म निकल के आएगी, दैट टर्म इज कॉल्ड मोलैरिटी एंड रिटन बाय कैपिटल एम। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन मोलैरिटी, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम सॉल्वेंट, that is written as molality and represented by small m. So number of moles of solid, how will you define molality? आप number of moles of solid per liter solution, 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के जितने मोल मौजूद होंगे उसे ही उसकी मोलैरिटी कहेंगे। क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ मोल्स, नहीं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट एंड पर लीटर सॉल्यूशन, and that is called normality, and normality is represented by n, right? So my first question, define normality. आपको number of gram equivalent of solute per liter solution, define molarity, number of moles of solute per liter solution, define molality, number of moles of solute per kilogram solvent. So these are the simple definition, आप लोगों को कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। और ये छोटी छोटी चीजें हैं, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, ये दोनों के दोनों पर लीटर सॉल्यूशन होते हैं, ध्यान रखना। तो फिर बात आती है कि जब दोनों ही पर लीटर सॉल्यूशन है और दोनों में ही सोल्यूट के कंटेंट का रिलेशन चेक किया, तो पहले में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दूसरे में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, राइट। जबकि आपका मोलैलिटी जो होता है वो पर किलोग्राम सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है। ठीक हो गया? अब एक बहुत सिंपल क्वेश्चन यहां से अराइज होता है कि तीन टर्म्स के बारे में हम पढ़ाया अभी हमने थोड़ा सा। पहला टर्म आपका मोलैरिटी, दूसरा टर्म आपका मोलैलिटी एंड द थर्ड टर्म नॉर्मेलिटी। इन तीनों टर्म्स में से दो टर्म ऐसे हैं जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएंगे। और टेम्परेचर के साथ कौन चेंज होगा? जो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, पर लीटर सॉल्यूशन। टेम्परेचर के साथ कौन चेंज होगा? जो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, पर लीटर सॉल्यूशन। हमारा केमिस्ट्री का नॉलेज क्लियरली ये बात कहता है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो फिर एक्सपेंड होगी चीजें, एक्सपेंशन होगा तो फिर सीधा सा मामला है वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो फिर मामला क्लियर है कि आपका क्या चेंज होगा? मोलैरिटी का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा और नॉर्मेलिटी का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर के साथ क्या चीज चेंज नहीं होती है? मोलैलिटी चेंज नहीं होती है। तो एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, व्हाई इट इज बेटर टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी इन कंपैरिजन ऑफ मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। कंसंट्रेशन को मोलैलिटी में एक्सप्रेस करना ज्यादा बेटर क्यों रहेगा मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी की तुलना में? क्योंकि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी किस पे डिपेंड करते हैं? वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं। और वॉल्यूम किसके साथ चेंज होता है? टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। तो वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, और वॉल्यूम चेंज होगा तो फिर मोलैरिटी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। और किसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी? नॉर्मेलिटी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। क्लियर है? चलिए इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अब डेफिनेशंस आपके लिए क्लियर हैं, तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन में। और जितना भी चीजें हैं वो आप अपने सामने लिख के रखिए, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो किसी भी टर्म को लेकर कि मोलैरिटी क्या था, नॉर्मेलिटी क्या था, मोलैलिटी क्या था, राइट। इस टॉपिक पे जाने से पहले आप लोग उसको नोट करके पेज पे रखिए, तब आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, कहीं डाउट्स होंगे तो।
मान लीजिए ये कोई भी सॉल्यूट है एंड रिप्रेजेंटेड बाय बी, और इस सॉल्यूट को हमने ऐड किया किसी भी सॉल्वेंट में एंड रिप्रेजेंटेड बाय ए, और दोनों ने मिलकर क्या तैयार किया, सॉल्यूशन, राइट। अगर हमें कहीं भी जरूरत पड़ेगी गिवन मास की, सो सॉल्यूट का गिवन मास WB, सॉल्वेंट का गिवन मास WA, एंड क्लियर। अगर हमें जरूरत पड़ेगी मोलर मास की, सो सॉल्यूट का मोलर मास MB, सॉल्वेंट का मोलर मास MA, राइट। और अगर हमें कहीं भी जरूरत पड़ेगी नंबर ऑफ मोल्स की, सो NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B सॉल्यूट, एंड Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, NB और Na। इन टर्म्स को लेकर फिर हम आगे बढ़ेंगे किसी भी क्वेश्चंस में। अब प्रश्न आता है कि हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हमने पढ़ा क्या। हमने पढ़ा मोलैरिटी, राइट। और मोलैरिटी को कैसे डिफाइन किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, पर लीटर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने मोल मौजूद है उसके बारे में हमने बात किया, क्लियर पॉइंट। अब देखिए भाई, एक क्वेश्चन से हम कहानी शुरू करते हैं कि 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलैरिटी, कैलकुलेट मोलैरिटी, मोलैरिटी कैलकुलेट करना। तो फिर सीधा सा बात है भाई, मोलैरिटी कैलकुलेट करना है ना, तो पर लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल कैलकुलेट करने हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल कैलकुलेट करने हैं। और आप देखिए 3 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के 2 मोल मौजूद है। 3 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के 2 मोल मौजूद हैं, और आपको कितने में चाहिए, पर लीटर में चाहिए। तो क्या लिखोगे भाई आप कि 3 लीटर सॉल्यूशन, आप पूरा लिखिएगा, 3 लीटर सॉल्यूशन है 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 1 liter solution have 2/3 moles of solute। अब प्रश्न आता है ये 2 क्या है, यहां पर ये 2 है moles of solute, so 2 represent 2 number of moles of solute, 2 represent 2 number of moles of solute, और 3 क्या है यहां पर, 3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लीटर किसका यूनिट है, वॉल्यूम का यूनिट है। so 3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, so that is volume of solution, and it is taken in milliliter or liter, no, it is taken in liter, so volume taken in liter। so the formula of molarity, clear? so what is the formula of molarity, number of moles of solute upon volume of solution taken in liter, point clear। चलिए, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन हमारा इस सेंस में होता, 5 moles of solute present in 200 milliliter of solution। तो आप देखिए भाई, और मोलैरिटी आपसे पूछा है, तो मोलैरिटी का मतलब है आपको 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल निकालने हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल निकालने हैं, और आपको 200 मिलीलीटर में दे रखा है। इसका मतलब 200 मिलीलीटर में तो दे रखा है सॉल्यूट के 5 मोल है, आपको 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर में निकालना है। तो बोलिए भाई, 200 मिलीलीटर में सॉल्यूट के मोल 5, 1 मिलीलीटर में सॉल्यूट के मोल बोलिए 5/200, राइट, एंड 1000 मिलीलीटर, क्योंकि पर लीटर निकालना है, तो 5/200 मल्टीप्लाई बाई 1000। अब प्रश्न आता है ये 5 क्या है, 5 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये 200 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, एंड मल्टीप्लाई बाई 1000, क्योंकि 1 लीटर में निकालना है। सो मोलैरिटी को आप लोग यूं भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टेकन इन मिलीलीटर, एंड नाउ मल्टीप्लाई बाई 1000। सो पॉइंट्स आर क्लियर और नॉट? सो दीज आर वेरी सिंपल पॉइंट, जिससे आप लोग किसी भी मोलैरिटी की टर्म को रिप्रेजेंट करोगे। अब प्रश्न आ जाता है, हम थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं मोलैरिटी के बारे में, मोलैरिटी के बारे में और नॉर्मेलिटी के बारे में। क्लियर है?
समझिए ध्यान से, हमारा पूरा कंटेंट हम यहाँ समरी के तौर पे लिख देते हैं, और कंटेंट है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन। सोल्यूट बी, सॉल्वेंट ए। पॉइंट इज क्लियर। गिवन मास WB, गिवन मास WA, मोलर मास solute MB, MA, number of moles NB and NA. These are the terms which we frequently used during the chapter, जिसमें हम इस चैप्टर में बार बार इन टर्म्स को बहुत यूज करेंगे। पॉइंट इज क्लियर। अब मामला आता है भाई, हमारा पहला जो टर्म था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, दैट टर्म इज मोलैरिटी। मोलैरिटी, राइट। सो मोलैरिटी को कैसे डिफाइन किया भाई हमने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, पर लीटर सॉल्यूशन, राइट। मोलैरिटी का फॉर्मूला अभी हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम टेकन इन लीटर, ये तो लिखा। बोलिए, सो बात करिए यूनिट की, यूनिट दैट इज नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट मोल, और वॉल्यूम लीटर, मोल पर लीटर, जिसको आप कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट करोगे, मोल पर लीटर और कैपिटल M। समझ लीजिए, अगर कहीं भी ये लिखा है 0.2 कैपिटल M H2SO4, सो कैपिटल M रिप्रेजेंट फॉर मोलैरिटी, और मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, राइट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। सो बोलिए क्या लिखोगे इसका मतलब, 0.2 मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहां H2SO4 है, और किस में मौजूद है, पर लीटर सॉल्यूशन। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए भाई, इन चीजों का मतलब पता होगा तभी आप क्वेश्चंस पर आगे प्रोसीड कर पाओगे। 0.2 H2SO4 का मतलब 0.2 मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन मौजूद है। तो दिस इज वेरी सिंपल टर्म। द सेकेंड टर्म which we frequently use is molality. Molality, that is number of moles of solute per kilogram solvent, per kilogram solvent। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, 2 moles of NaOH dissolved किया गया है in 2 kilogram of water, right, to prepare solution, और 2 किलोग्राम वाटर में ऐड किया, और क्या करने के लिए, टू प्रिपेयर सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का सेंस क्या कहता है, 2 मोल्स ऑफ NaOH, किसमें डाला, 2 किलोग्राम ऑफ वाटर, राइट, 2 मोल्स ऑफ NaOH सॉल्यूट, 2 किलोग्राम ऑफ वाटर सॉल्वेंट, और डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम सॉल्वेंट। अब आपको पता है भाई 2 किलोग्राम सॉल्वेंट में 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 2/2, राइट। सो ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लीजिए ये 4 किलोग्राम होता, सो 4 किलोग्राम सॉल्वेंट में 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 1 किलोग्राम में 2/4। सो ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सो इट इज NB। 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज WA। सो NB अपॉन WA एंड टेकन इन किलोग्राम, 4 किलोग्राम, NB अपॉन WA टेकन इन किलोग्राम। तो अगर इसी क्वेश्चन को लेकर आप लोग आगे बढ़ते तो, और ग्राम में ले लेते तो फिर क्या होता हमारा टर्म भाई, ग्राम में लेते ही हम इस टर्म को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा हमने ऊपर वाले टर्म में किया, राइट। लिखा नहीं, उसको भी हम क्लियरली लिख लेते हैं। और वो क्या कह रहा है भाई, अगर मोलैरिटी को आप लोग रिप्रेजेंट करना हो, वॉल्यूम अगर आप मिलीलीटर में ले लेते हो, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। एसेंशियल पार्ट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल में वॉल्यूम मिलीलीटर में ही चलेगा। पॉइंट क्लियर। लेबोरेटरी के अंदर जितने भी हम लोग टाइट्रेशन वगैरह चेंजेस वगैरह करेंगे ना, उन सब के अंदर हम लोग मिलीलीटर में ही सॉल्यूशन सॉल्वेंट ये लेके चलेंगे। लीटर जितना क्वांटिटी हम रेयरली ही यूज करते हैं, तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपका। क्लियर।
अब मामला आ रहा भाई कि मोलैलिटी, जिसको आप सिंपली डिफाइन कर रहे हो स्मॉल एम से, जबकि मोलैलिटी को आपने डिफाइन किया था, रिप्रेजेंट किया था कैपिटल एम से। सो मोलैलिटी इज रिप्रेजेंटेड एज number of moles of solute upon weight of solvent WA, and it is in kilogram. The point is clear? The point is clear in terms of molarity. So unit, that is NB, number of moles. Yes, number of moles. So mole, kilogram, mole per kilogram, और उसको आप सिंपली लिखोगे और स्मॉल है। सो अगर आपका एक क्वेश्चन लिखा मिला 0.2 m H2SO4 और एक्वा सॉल्यूशन है, अब आप इसको समझिए कि ये 0.2 स्मॉल m है, और स्मॉल m का सीधा सा मतलब है भाई कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉइंट क्लियर है, राइट। सो हम क्या लिखेंगे, 0.2 मोल्स ऑफ H2SO4 पर किलोग्राम सॉल्वेंट, और पर किलोग्राम सॉल्वेंट का मतलब पर किलोग्राम वाटर मौजूद है, राइट। सो द नेक्स्ट टर्म इज मोलैलिटी, अगर लिखना हो NB अपॉन WA इफ इट इज टेकन इन ग्राम, सो यू मल्टीप्लाई इट बाय 1000। पॉइंट क्लियर है। सो मोलैलिटी क्लियर है आपका और मोलैलिटी क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टर्म जो बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज कर लेते हैं, दैट इज द नॉर्मेलिटी। पॉइंट क्लियर है। सो लिखते हैं नॉर्मेलिटी क्या है। नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अभी हमने बात किया था मोलैरिटी और मोलैलिटी के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं नॉर्मेलिटी। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। मोलैरिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। सो नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट per liter solution, volume taken in liter, right? So the unit is number of moles की यूनिट मोल थी, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट और पर लीटर, राइट। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, n से। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये लिखा मिले 0.2 m H2SO4 aqueous, so 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, डेफिनेशन क्लियर है तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन चीजों का मतलब समझ नहीं आएगा तो डेफिनेशन पर रट्टा लगाते रहिए, उससे कुछ नहीं होना जाना है भाई। चीज को लेकर अपनी समझ पैदा करो। मोलैरिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है, एक दूसरे से कैसे रिलेट करती है, एक दूसरे से कैसे डिफर करती है, ये सब चीजें आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। और अगर ये चीजें दिमाग में क्लियर होगा तभी आप लोग आगे प्रोसीड कर पाओगे किसी टॉपिक पर। So this is the question। और अगर आपको ये वॉल्यूम मिलीलीटर में लेना है तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। पॉइंट्स आर क्लियर और नॉट? सो दीज आर द सिंपल पॉइंट्स। एक बात और देखिए, लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को हमने डिफाइन किया था गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्या था भाई, गिवन मास को डिवाइड कीजिए किससे, इक्विवेलेंट वेट से, और फिर इक्विवेलेंट वेट को हमने कहा था मोलर मास अपॉन n फैक्टर। याद कीजिए लास्ट क्लास को, मोलर मास अपॉन n फैक्टर ऊपर चला जाएगा, और गिवन मास अपॉन मोलर मास दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। राइट, इज क्लियर और नॉट? सो अब आ जाइए भाई, आपको जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को आप क्या लिख सकते हो, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट सॉल्यूट के लिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू n फैक्टर सॉल्यूट के लिए, और फिर आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू n फैक्टर लिख सकते हो। सो आप कहोगे भाई नॉर्मेलिटी को क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, राइट, इनटू n फैक्टर और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और चेक कीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सो दैट इज मोलैरिटी। सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू
एन फैक्टर। बहुत सिंपल पार्ट है, बहुत ज्यादा यूज होगा इसका, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो इन्हीं चीजों को लेकर फिर हम अब मैथमेटिकल क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो एक बार फिर से आपके लिए सिंपली इन टर्म्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। डेफिनेशंस क्लियर है आप सबके दिमाग में, राइट? क्लियर कीजिए मोलैरिटी को लेकर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, राइट? मोलैरिटी इफ सॉल्यूशन इज टेकन इन मिलीलीटर, so you have to multiply by 1000 and unit is mole per liter, no doubt. Clear है? Okay. Molarity, number of moles of solute per kilogram of solvent, right? And if it is taken in gram, solvent is taken in gram, so you have to multiply by 1000 and unit mole per kilogram or small m. The next one is normality, number of gram equivalent of solute अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट? और उसके बाद बात आता भाई कि या तो यूनिट के बारे में बात करो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को आप नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर लिखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड एन बी अपॉन वी इन लीटर, दैट इज मोलैरिटी. सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर. So these are the simple terms. अब ये सारी चीजें हम याद नहीं रखते हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी. डेफिनेशंस आपके सामने होना चाहिए, फॉर्मूला आपके सामने होना चाहिए, राइट? उसके बाद बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स होंगे जिनको हम लोग इजीली सॉल्व करेंगे. सो मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम टेकन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 1000, राइट? सो मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, weight of solvent taken in gram, so multiply by 1000. Normality, number of gram equivalent of solute upon weight of solvent if taken in gram, so multiply by 1000. Normality is simply calculated molarity into n factor, और n factor एसिड्स के केस में क्या होता है, बेस के केस में क्या होता है, सॉल्ट के केस में क्या होता है, अब बहुत अच्छे से परिचित हो, बहुत पढ़ के आए हो आप इस चीज को पिछले लेक्चर में. क्लियर है? तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस लेके चलते हैं. ए सॉल्यूशन इज लेबल्ड एज 10% NaOH weight by weight with density 1.1 gram per milliliter. This is the question. एक सॉल्यूशन है जिसपे लेबल्ड है, जिसपे लिखा है 10% NaOH weight by weight, और उस सॉल्यूशन की डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर है. द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर. सो क्वेश्चन आ रहा है कि आप इसकी कंसंट्रेशन को कैसे निकालोगे और कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म को मेजर करोगे, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी. तो ये सब टॉपिक्स हम अब नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे. जब तक आपका इस क्वेश्चन को लेकर समझ नहीं बन जाएगा, कल हम बहुत सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, राइट? डाइल्यूशन के ऊपर बात करेंगे कि किसी सॉल्यूशन को जब डाइल्यूट कर दिया जाए तो कंसंट्रेशन पे कैसे चेंज आता है, कैसे डाइल्यूशन. कल हम लेबोरेटरी के लिए सॉल्यूशंस बनाने के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे. तो आप इस क्वेश्चन को समझना और फिर बात करना इस क्वेश्चन के आधार पे कि आप इस क्वेश्चन पर मोलैरिटी कैसे निकाल सकते हो, मोलैलिटी कैसे निकाल सकते हो, नॉर्मेलिटी कैसे निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट कैसे निकाल सकते हो. तो ये टास्क के साथ आज का काम छोड़ रहा हूं मैं. कल हम बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ओके, थैंक यू.